हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपका 13 फरवरी को पेपर है बच्चों, कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का। उसमें आपके मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। आप एक बार परीक्षा में जाने से पहले, पेपर के पहले एक बार इसको रीड ज़रूर कीजिएगा। ये जो भी प्रश्न इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसे आप कंठस्थ करके ज़रूर जाइएगा और इन्हें आप ध्यान से याद करके जाइएगा, ताकि पेपर में अगर इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो वो आपको बनना चाहिए। तो मैं जो प्रश्न लेकर के आया हूँ, इन्हें आप ज़रूर से देख के जाइएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न आपको पढ़ने हैं और भी क्वेश्चन आंसर आपको उसमें से देखने हैं, लेकिन ऐसे और भी प्रश्नों को आप तैयार करके ज़रूर से जाइएगा। आइए देखते हैं, इस प्रकार से ये मॉडल पेपर है। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे मैं डालते रहूँगा हर पेपर के, और पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो 32 अंकों के होंगे, है ना। जिसमें सबसे पहला प्रश्न रहेगा, विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जिसमें 6 प्रश्न रहेंगे बच्चों। तो जैसे पहला प्रश्न इसमें यहाँ पर मैंने लाया है आपके लिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत बच्चों, इसमें से स नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम करते हैं, तो इसमें स नंबर सही उत्तर होगा आपका। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अब जैसे इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे यहाँ पूछा है, उपयोगिता का संबंध होता है। तो उपयोगिता का संबंध होता है बच्चों मानव आवश्यकता की पूर्ति से। तो इसमें भी स नंबर आपका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं, जैसे तीसरा विकल्प आपसे पूछा है कि स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हैं। तो इसमें चाय और कॉफ़ी जो होंगी, ये स्थानापन्न वस्तु हैं। कि मतलब इसका है कि जिसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, तो उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। तो चाय और कॉफ़ी ऐसी वस्तु हो सकती है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, चाय और कॉफ़ी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया, जैसे इसमें यहाँ प्रश्न है, उत्पादन के साधन क्या होंगे, तो इनके उत्तर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्पादन के साधन क्या होंगे, ये सभी जो होंगे भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों उत्पादन के साधन हैं। इसीलिए उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केंद्रीय बैंक है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, ये सारे बैंक केंद्रीय बैंक नहीं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही केंद्रीय बैंक है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब जैसे अगला प्रश्न है, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया था। प्रभावी मांग का विचार यानी इफेक्टिव डिमांड का विचार किसने दिया था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कीन्स ने दिया था। किसने दिया था, कीन्स ने दिया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये प्रश्न आ जाए बच्चों तो आप इसे लिख सकें। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ये यही प्रश्न आए, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आईएमपी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसमें। तो आप एक बार परीक्षा के पहले ही इस पेपर को ज़रूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे बने तो यानी कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए, आप उसे छोड़कर ना आए। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से परीक्षा दें और प्रथम स्थान प्राप्त करें अपनी कक्षा में। तो आइए देखते हैं, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 6 प्रश्न हैं और एक एक अंक का ये प्रश्न होगा। तो जैसे यहाँ पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा है, कुल उपयोगिता जब तक अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, उस समय 0 हो जाती है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0, है ना। तो यहाँ पर उत्तर भी दे रहा है, 0 आएगा खालिस्तान में, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद जैसे प्रश्न नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा है बच्चों कि औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा होता है। तो यहाँ पर आपको यू लिखना है, औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा होता है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में यू लिखेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, क्या होती है, स्वीकारक होती है ना, प्राइस ट्रैकर होती है।
आगे देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, एनडीपी होता है ना। तो इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि खालिस्तान से 31 मार्च तक होती है। तो कहाँ से होगी ये? 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। तो इस प्रकार आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद अगर प्रश्न यहाँ पर पूछा है फिर से कि व्यापार संतुलन में केवल खालिस्तान वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों दृश्य वस्तुओं का, है ना। किसका? दृश्य वस्तुओं का, जो विजुअल है उन वस्तुओं का आयात निर्यात इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से आप ये खालिस्तान वाले प्रश्न को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य वाले प्रश्न आपसे पूछेगा उसमें, तो वो भी आपके 6 अंक के होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि वक्र, इसमें जैसे पूछा है मांग वक्र सामान्यतः नीचे की ओर झुकता है, तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है ना, क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, मतलब बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस ओर होता है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो ये याद रखना, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आएगा यह असत्य होगा, है ना, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है ना, व्यक्ति का नहीं होता। लेकिन यहाँ बोला है व्यक्तिगत इकाई, तो व्यक्तिगत नहीं होता बच्चों। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये भी असत्य है, क्योंकि एमपीसी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है ना। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है 1 से अधिक होता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी याद रखना, क्या होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है ना, क्योंकि व्यक्ति अपनी बढ़ती हुई आय का एक हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, पूरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति जो होगी वो 0 से 1 के बीच उसका मान होता है। तो इतना आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ आपसे पूछा है, बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, तो ये होगा यानी ये सही है या गलत है? तो ये बच्चों सत्य है ना, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है। ये सही बात है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, तो ये सत्य है ना, क्योंकि बही खाते के अर्थ में भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न इसमें फिर पूछा है कि स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो ये भी सत्य है ना। स्थिर लागतें उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलती और इन्हें पूरक या ऊपरी लागत हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य वाले प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़कर जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर देना बच्चों। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलती रहेगी, पूरे पेपर की वीडियोस मिलेगी, सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए, सारी चीज़ें आपको समय से मिलें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके ध्यान से रखिएगा। अब जैसे सही जोड़ी मिलाइए वाले प्रश्न है ना, तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो इसके उत्तर हम देखते हैं, सही उत्तर क्या होगा। तो जैसे प्रवाह है, तो प्रवाह का हम घ नंबर मिला देंगे, समय अवधि है ना, जैसे प्रति वर्ष प्रति माह। स्टॉक का क्या जाएगा? एक निश्चित समय बिंदु, जैसे 31 मार्च को गोदाम में माल आया, है ना, इस प्रकार से एक निश्चित समय होता है। गुणक, गुणक का क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/1 MPC, है ना। इसके बाद कीन्स का नियम क्या है? तो आय और उपभोग का संबंध है। खुली अर्थव्यवस्था, शेष विश्व से व्यापार और संतुलित बजट, आय व्यय बराबर, और घाटे का बजट आ जाएगा व्यय आय। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी को ऐसे मिलाना है। यहाँ पर जो सही जोड़ी दी है उसका सही उत्तर यहाँ दिया है। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। हो सकता है सही जोड़ी के प्रश्न आपसे विकल्प में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछ सकते हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आपसे बनने चाहिए, ताकि आपके पेपर में अगर ये प्रश्न आए, परीक्षा में आए, तो आप उसे छोड़कर ना आए। तो इसीलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या हैं? तो ये एक दूसरे के पूरक होंगे। तो आप क्या लिखेंगे? एक दूसरे के पूरक हैं।
अगला प्रश्न है, उत्पादन के साधनों की मांग की किस प्रकार की होती है? तो ये होती है बच्चों व्युत्पन्न मांग होती है ना? क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि यह अंतिम वस्तु की मांग पर निर्भर करती है, इसीलिए यह व्युत्पन्न मांग होती है। अगला प्रश्न है इसमें कि बाजार में एक ही विक्रेता होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये बच्चों एकाधिकार कहलाती है। क्या कहलाती है? एकाधिकार कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा है, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो ये आईएमपी है, ये आपको बनना भी चाहिए। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ये होता है जीडीपी का पूरा नाम। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे होता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है, आरबीआई को, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। याद रखना, आपसे कहीं भी पूछ सकता है विकल्प में या कहीं भी कि आरबीआई कौन सा नोट जारी नहीं करती, तो याद रखिएगा 1 रुपए का नोट जारी नहीं करती है ना? या पूछ सकता है निम्न में से कौन सा नोट आरबीआई जारी नहीं करती है, तो आपको याद रखना है 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करती। तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें, सरकार द्वारा करों से प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं बच्चों, रिवेन्यू रिसिप्ट। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे राजस्व प्राप्ति। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? तो इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। तो आप विदेशी विनिमय बाजार भी लिखेंगे तो ये सही होगा। तो याद रखिएगा, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में होता है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और आपको ये सारी चीज़ें बननी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और यहाँ पर अथवा वाले प्रश्न यानी दोनों प्रश्न आपसे बनने चाहिए, कोई भी कहीं भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, जैसे प्रश्न पूछा है, अवसर लागत किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न पूछा है, बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। दोनों के उत्तर हम देखते हैं क्या होंगे। तो बच्चों, अवसर लागत हम किसे कहते हैं, तो उसके उत्तर में आप लिखेंगे कि किसी साधन के प्रयोग की अवसर लागत उसके अगले सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का मूल्य है, जिसे त्याग दिया गया है। इसे त्याग की लागत भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा था कि बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक निर्णय यानी कैसे, क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करें, ये आर्थिक निर्णय है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो एक प्रश्न नंबर 6 के दोनों उत्तर यहाँ पर आपके लिए हैं। तो इसे आप और आसान भाषा में लिख सकते हैं, आसान बना सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों प्रश्न आपसे बनने चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न 7वां में पूछा है, सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या है। ये वेरी आईएमपी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और मांग का नियम लिखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों प्रश्न आपसे बनने चाहिए। तो जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों सीमांत उपयोगिता हाश नियम। तो ये इसका उत्तर है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का लागत उपभोग करता है, वैसे सॉरी जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता है, वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये सीमांत उपयोगिता हाश नियम है। हाश मतलब घटना या कम होना, है ना, किसी भी चीज़ का क्षय होना। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता है, वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और दूसरा प्रश्न था, मांग का नियम लिखना है। तो मांग का नियम क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। ये मांग का नियम है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 में दो प्रश्न पूछा है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। और दूसरा है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में दो अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, जैसे उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा, मतलब आगतों और निर्गत यानी आयात और निर्यात, है ना। तो
आयात और निर्यात के बीच भौतिक या तकनीक संबंध को उत्पादन फलन हम कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और दूसरा था स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में दो अंतर लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला कि स्थिर लागत उत्पादन बंद होने पर भी शून्य नहीं होती, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है ना। ये एक एक अंतर हो गया। और दूसरा लिखेंगे स्थिर लागत अल्पकाल में नहीं बदलती और परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ बदलती है। इस प्रकार से आप ये दो अंतर आपको इसमें याद रखना है। कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है, तो ये दोनों प्रश्न आपको बनने चाहिए बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9वां, पूर्ति का नियम क्या है और बाजार संतुलन किसे कहते हैं। तो पूर्ति का नियम क्या है, पहला प्रश्न हो गया। इसमें आप लिखेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। तो ये कीमत पूर्ति में सीधा संबंध इसका होता है। और बाजार संतुलन किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में लिखना वह स्थिति जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस बिंदु पर निर्धारित कीमत को संतुलन कीमत कहते हैं। इस प्रकार से आपको इन दोनों के उत्तर को लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। इसमें आपसे जैसे पहला प्रश्न पूछा है, समष्टि अर्थशास्त्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और इसका मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण होता है। और दूसरा प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और आर्थिक निर्णय लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए होते हैं या उद्देश्य से लिए जाते हैं। तो इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए और दोहरी गणना की समस्या क्या है, ये भी आपको बताना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जैसे प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर तथा विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के कुल योग को राष्ट्रीय आय हम कहते हैं। और दूसरा है दोहरी गणना, है ना। तो इसको इसकी समस्या क्या है बोला है। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब एक ही वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार जुड़ जाता है तो उसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। इससे राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों के उत्तर में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 12 है। इसमें लिखा है मुद्रा के दो प्रमुख कार्य लिखना है। तो और दूसरा प्रश्न पूछा है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली की कोई दो कठिनाइयाँ लिखना है। तो जैसे मुद्रा के दो कार्य पूछा आपसे, तो आप लिख सकते हैं विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक भी है। और वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयाँ लिखना है। तो पहला लिखेंगे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव और दूसरा लिखेंगे मूल्य के सर्वमान्य मापक का अभाव। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 13। इसमें जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया है 13 में कि समग्र मांग किसे कहते हैं और उपभोग फलन क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो समग्र मांग किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए जाने वाले कुल व्यय को समग्र मांग हम कहते हैं। इसे एडी बराबर सी धन एक सी धन आई धन जी धन एक्स ऋण एम, इससे भी हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका सूत्र भी याद रखिएगा। और अगला है उपभोग फलन क्या है। तो इसमें लिखेंगे आय और उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं और यह बताता है कि आय बढ़ने पर उपभोग कैसे बढ़ता है। इस प्रकार से आप इन दोनों को याद करेंगे। तो ये दोनों बहुत आईएमपी प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इन्हें आप जरूर से ध्यान रखना। 14 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि सरकारी बजट के दो उद्देश्य लिखना है और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे पहला प्रश्न पूछा था सरकारी बजट के दो उद्देश्य लिखना था। तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं संसाधनों का पुनरावंटन और दूसरा लिखेंगे आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। ये सरकारी बजट के दो उद्देश्य हैं।
और दूसरा प्रश्न है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर लिखना है बच्चों। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राजस्व व्यय से ना तो संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही दायित्व कम होते हैं, है ना, जैसे वेतन और पेंशन। और पूंजीगत व्यय से संपत्ति का निर्माण होता है या दायित्व कम होते हैं, जैसे पुल बनाना, ऋण चुकाना, है ना। तो इस प्रकार से आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर लिख सकते हैं। तो ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों 13 फरवरी को आपका पेपर है, तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने, बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएँ। जितने भी प्रश्न मैं आपको इसमें बता रहा हूँ बच्चों, ये आप ज़रूर से तैयार करके जाएँ, ताकि इसमें से जो भी प्रश्न आए वो आप उसमें बना सकें, क्योंकि ये पूरे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी पूरी बुक के छँटे हुए प्रश्न हैं, तो इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो एक बार इन्हें ज़रूर से आप पढ़कर जाइएगा। 15 प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में दो अंतर लिखना है। और दूसरा प्रश्न है इसमें बच्चों कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। तो दोनों प्रश्न के उत्तर हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में दो अंतर। तो इसमें आप लिखेंगे कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है और भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों शामिल होते हैं, जैसे सेवाएं। दूसरा लिखेंगे व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक छोटा हिस्सा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न था विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है विदेशी विनिमय दर कहलाती है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे, जैसे हम किसी किसी देश का की मुद्रा है डॉलर, उसको हम हमारे यहाँ पे रुपया में अगर बदल दिए तो ये क्या हुआ, विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे हम वहाँ का $1 बराबर हमारे यहाँ मान लो 85 रुपये या 80 रुपये हो गया, है ना। तो 1 डॉलर बराबर 80 रुपये है, तो ये क्या है, ये विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे समझा सकते हैं। तो ऐसे आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद अब आपके पास लघुत्तरीय प्रश्न है। ये भी आपके 3-3 नंबर के होंगे अगर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो। और इसमें 16 प्रश्न पूछा है आपसे। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को समझाना है आपको। और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो ये दो प्रश्न हैं बच्चों, तो ये दोनों के उत्तर यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा था आपको, उस सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को आपको समझाना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इस विधि में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, है ना, इनको मिलने के वाले प्रतिफल जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सब जो मिलता है इनको जोड़ा जाता है। और एनडीपी एनडीपीएफसी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, है ना, और प्रचालन अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय, है ना। इसके बाद इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इनको जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा था कि सकल घरेलू उत्पाद और यानी जीडीपी और जीएनपी में अंतर आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि एक देशी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, इसमें विदेशियों द्वारा देश के अंदर किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल है, इसे हम जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी क्या होता है कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर हों, है ना, या उन्हें क्या कहेंगे हम, या फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसे भी हम क्या कहते हैं, जीएनपी हम इसे कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। आगे है केंद्रीय बैंक के किन्हीं तीन कार्य लिखना है और व्यापारिक बैंक साख सृजन कैसे करते हैं इन्हें आपको समझाना है। तो केंद्रीय बैंक के तीन कार्य आप लिख सकते हैं कि नोट निर्गमन, है ना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंक। इस प्रकार से ये तीन कार्य हो गए उसके। मतलब नोट निर्गमन मतलब देश की मुद्रा जारी करने का एक अधिकार। सरकार का बैंकर मतलब सरकार के खाते रखना और उसे सलाह देना। और बैंकों का बैंक मतलब व्यापारिक बैंकों को ऋण देना और उनके नगद कोषों का संरक्षण होना, है ना। तो ये भी काम बैंक का होता है। और व्यापारिक बैंक साख सृजन, ये क्या है ना, मतलब क्रेडिट क्रिएशन, ये कैसे करते हैं, व्यापारिक बैंक जो है वो साख सृजन कैसे करते हैं, इसे समझाना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं के आधार पर
कई गुना अधिक ऋण देते हैं। वे जानते हैं कि सभी जमाकर्ता एक साथ पैसा नहीं निकालेंगे। वे एक निश्चित आरक्षित अनुपात रखकर शेष राशि ऋण के रूप में देते हैं। यह ऋण पुनः बैंक में जमा के रूप में आता है और फिर से ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये साख सृजन कहलाता है। तो ऐसे आपको इसको समझाकर ऐसे लिखना है बच्चों। आगे प्रश्न है इसमें कि हाशमान सीमांत उत्पाद नियम, ये आपको बताना है, इसको समझाना है कि क्या होता है, और पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं को आपको समझाना है। तो देखते हैं ह्रासमान नियम। तो इसमें आप लिखेंगे अल्पकाल में जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ाई जाती है तो एक सीमा के बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं को बताना है। तो पहली अवस्था है बढ़ते प्रतिफल, मतलब उत्पादन में वृद्धि साधनों में वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है। और स्थिर प्रतिफल यानी उत्पादन में जो वृद्धि है साधनों में वृद्धि के समान अनुपात में होती है। और घटते प्रतिफल मतलब उत्पादन में वृद्धि साधनों के वृद्धि के अनुपात से कम होती है। इस प्रकार से ये 3 आप पैमाने उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता के 3 लक्षण आपको लिखने हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के 3 लक्षण। तो इसमें आप लिख देना जैसे कि पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, मतलब कोई भी अकेले बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा है समरूप वस्तुएं, मतलब सभी फर्में एक जैसी वस्तुएं बेचती है। तीसरा है प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी फर्म उद्योग में आ सकती है या फिर जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न था कीमत सीमा और कीमत तल का अर्थ समझाना है। कीमत सीमा मतलब प्राइस सेलिंग, कीमत तल मतलब प्राइस फ्लोर, इसका आपको समझाना है। तो कीमत सीमा मतलब क्या हो गया, सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, दवाई, है ना, इनकी अधिकतम कीमत तय करना जो संतुलन कीमत से कम होती है ताकि गरीबों को सस्ती वस्तु मिले, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कीमत सीमा कहते हैं। और कीमत तल मतलब सरकार द्वारा वस्तुओं जैसे कृषि उपज, है ना, इनकी न्यूनतम कीमत तय करना जो संतुलन कीमत से अधिक होती है ताकि उत्पादकों को नुकसान ना हो। तो ये जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। तो ये कीमत तल हो गया। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को समझाएंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, बड़े उत्तर इसमें आपको लिखना है बच्चों। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़कर जरूर जाइएगा। और आगे के परीक्षा के लिए ऐसे काफ़ी सारे वीडियो एक पेपर के आपके 3-4 वीडियोस में डालूंगा। पूरे आपके सेट ABCD चारों सेट के पेपर डालूंगा। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समय से मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ। 20वां प्रश्न जैसे यहाँ है, मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। इसे प्रभावित करने वाले 4 कारक भी आपको लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप। कारक क्या है, वस्तु की प्रकृति, है ना, या फिर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तु के विविध उपयोग और उपभोक्ता की आय का स्तर, ये सब इसके कारक हैं। और दूसरा प्रश्न था तटस्थता वक्र की विशेषता आपको लिखना है। तो इसकी विशेषता में हम यह लिखेंगे कि यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, मतलब ऋणात्मक ढलान में होता है। और यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। दो तटस्थता वर्ग कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और ऊंचा तटस्थता वर्ग संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि आय और रोजगार निर्धारण में न्यून मांग की समस्या को समझाइए और इसे ठीक करने के उपाय भी लिखिए। और इसके बाद है निवेश गुणक की क्रियाविधि को उदाहरण सहित आपको समझाना है। दोनों प्रश्न के उत्तर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बच्चों, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। जो नोट करना है आप कर सकते हैं। दोनों प्रश्न के उत्तर हैं, ये पहले प्रश्न का, ये दूसरे प्रश्न का। तो इनको आप इस प्रकार से लिखेंगे।
इसके बाद 22 प्रश्न में पूछा है अनाधिमान वक्र विश्लेषण आपको बताना है क्या है। यह उपभोक्ता के संतुलन को आपको समझाना है और उपयोगिता ह्रास नियम लिखना है। ये भी बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो ये दोनों देखते हैं। अधिमान वक्र विश्लेषण क्या होता है, तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा अधिमान वक्र को स्पर्श करती है या स्पर्श बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात के बराबर होती है या फिर संतुलन बिंदु पर अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उपयोगिता ह्रास नियम जो है उसमें आप लिख सकते हैं कि दुर्लभ वस्तुएं जैसे सिक्के, नशीली वस्तुएं, संगीत, कविता, है ना, और इनका महत्व है मांग के नियम के का आधार प्रणाली में उपयोगी उपभोक्ता की बचत का आधार। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि का विस्तार से वर्णन करना है बच्चों। तो राष्ट्रीय आय नापने की व्यय विधि जो होगी उसका विस्तार से वर्णन करना है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है परिवर्ती अनुपात के नियम आपको लिखना है, इसकी तीनों अवस्था बताना है। तो यहाँ जैसे अवस्था 1 है बढ़ते प्रतिफल, अवस्था 2 में घटते प्रतिफल और अवस्था 3 ऋणात्मक प्रतिफल। तो इस प्रकार से आप इनमें तीनों को आप देख लीजिए, दोनों प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। तो ये आपका अर्थशास्त्र का एक पेपर डल गया है। अगले बार में मैं दूसरा और एक पेपर लेकर के आऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो उसका भी उत्तर देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपको मिल सके। और सभी विषय के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप पढ़कर अवश्य जाइएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा बने, इसकी मैं कामना करता हूँ बच्चों। तो ध्यान से सारे प्रश्न आपको बनने चाहिए, पेपर में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छे से आप पेपर बनाएं और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।